की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मंत्री आदरणीय अजीत पाल जी से आग्रह है कि आप सभी लोग एक साथ पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई जी के चित्र पर पुष्पांजलि करके आज के कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करने की कृपा करें। माननीय अतिथिगण, मित्रों, यह वर्ष हम सबको विदित है। पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती वर्ष है। उनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इनकी प्रतिमा स्थापित करते हुए बताया कि पुण्य और पूरे देश में चाहे वो हमारे सभी ज्योतिर्लिंग हो, चाहे हमारे केदार धाम, बद्री धाम, सारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक रानी अहिल्याबाई जी ने अपने जो है कि राजकोष से पूरे देश में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, उसके संवर्धन के लिए उन्होंने काम किया। और इसीलिए रानी अहिल्याबाई ने घोषित किया था कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है। इस प्रकार से आदरणीय सम्मानी लोक माता अहिल्याबाई जी के त्रिजन्म शताब्दी समारोह के क्रम में आयोजित आज के इस संगोष्ठी कार्यक्रम में सभी अतिथिगण अभी जो है कि पुष्पांजलि करके विधिवत उद्घाटन आज के कार्यक्रम का हुआ है। अब मैं सभी अतिथियों, माननीय मंचासीन अतिथि और माननीय आगंतुक अतिथियों से निवेदन है कि वंदे मातरम होगा और हम सब लोग वंदे मातरम के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रगीत में भाग लेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो अभियान टोली उत्तर प्रदेश से बनी है, उस अभियान टोली के सदस्य और प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी जी और श्री शंकरलाल लोधी जी से आग्रह करता हूं कि आएं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आदरणीय शंकर गिरी जी और शंकर लोधी जी। इसी क्रम में हमारे इस प्रदेश टोली जो बनी है, उस टोली के सदस्य एमएलसी श्रीमान उमेश द्विवेदी जी, माननीय एमएलसी श्रीमान पवन सिंह चौहान जी, दोनों लोगों से आग्रह है कि कृपया यहां मंच पर पधारें और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन श्रद्धेय शिव प्रकाश जी का आज पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय पवन सिंह चौहान जी, उमेश द्विवेदी जी। इसी क्रम में हमारे प्रदेश टोली के सदस्य एमएलसी श्रीमान अवनीश पटेल जी, श्रीमान अंगद सिंह जी से आग्रह है कि आप पधारें और आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। और इस क्रम में को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर क्षेत्र के पधारे हैं आदरणीय प्रकाश पाल जी से अनुरोध है कि कृपया यहां पधारें और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय श्री हमारे प्रकाश पाल जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
हमारे प्रदेश टोली के सदस्य, पार्टी के नेता श्रीमान नीरज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि पधारे और आज का कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में हो रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र सिंह चौधरी जी का पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करें। हमारी प्रदेश टोली की सदस्य और महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री श्रीमती कृतिका अग्रवाल, श्रीमती ममता पांडे से आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें और आकर के हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान अजीत पाल जी का जो है पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज की यह संगोष्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर यहाँ संपन्न हो रही है। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्रीगण, हमारे पार्टी के माननीय पदाधिकारीगण और तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम समाज के सुधी प्रबुद्ध जन, समाज के अग्रणी जन, आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और मैं कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान अजीत पाल जी से आग्रह करता हूं कि कृपया आए और संक्षिप्त में आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखेंगे श्रीमान अजीत पाल जी। धन्यवाद। पूर्ण श्लोका रानी अहिल्याबाई होलकर जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के इस संगोष्ठी में हमारे आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय यशस्वी तपस्वी कर्मयोगी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हम लोगों के बीच में परम आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, हम लोगों के बीच में संगठन के आदरणीय शिवप्रकाश जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी भूपेन्द्र चौधरी जी, आदरणीय संजय जी। भारत माता की। आज मुझे महारानी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मैं ऐसी शख्सियत के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिनके बारे में यदि मैं बोलना चाहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे। गुणों की खान, भारत का स्वाभिमान, नारी शक्ति की अद्भुत पहचान, इंदौर राज्य का अभिमान। आप विदित हैं, माता अहिल्याबाई होलकर जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छूंदी गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम मालकोजी शिंदे था तथा माता सुशीला शिंदे थी। उस समय लड़कियों की शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन इनके पिताजी द्वारा इनको शिक्षा दी गई और कुशल नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाई। मैंने स्वयं माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में कई बार पढ़ा है। इनके द्वारा समाज में किए गए योगदान को कभी भुला नहीं पाऊंगा। ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। एक बार की बात है, महाराजा मल्हारराव होलकर पुणे के दौरे से लौट रहे थे और सायंकाल होने के कारण उन्होंने बूंदी गांव में विश्राम करने का निर्णय किया। वहां उन्होंने 8 वर्षीय की बालिका को देखा, उदारता एवं चंचल स्वभाव को निहारते रहे। उन्होंने 8 वर्ष की बालिका का मालवा का भविष्य देखा और उनकी पहली नजर माता अहिल्या के पुत्रवधू के रूप में अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने मानकोजी को अपने बेटे खंडेराव के लिए अहिल्या का हाथ मांगा। मात्र 8 वर्ष की आयु में रानी बन गई। माता अहिल्या अपने चंचल स्वभाव और उदारता के कारण ससुराल में जल्द ही बहुत ही लोकप्रिय हो गई। सासू माँ की देखरेख में वो घर के सारे कार्य जल्द सीख गई। ससुर के साथ राजकार्य में अपना सहयोग देने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पति को भी मार्गदर्शक की तरह राह दिखाई और उन्हें कुशल योद्धा बनाने में अपना योगदान दिया। उनकी परछाई बनकर उन्हें दरबार में सही मार्ग दिखाया। 1745 में उनके पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और 1748 में उनके पुत्री प्राप्त हुई। माता अहिल्याबाई जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, काफी जानकारी भी रखते हैं, फिर भी आपको बताना नितांत आवश्यक है। माता अहिल्याबाई के पति उनका स्वर्गवास एक युद्ध में हो गया। उनके ऊपर ब्रश सा पहाड़ टूट पड़ा और उन्हें सती होने का मन बना लिया, पर उनके ससुर जी के समझाने पर वो मानी और उन्होंने राज्य के कल्याण के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। आप जानते होंगे, पढ़ा भी हुआ, कुछ समय बाद ससुर जी का भी देहांत हो गया।
माता अहिल्याबाई अंदर से टूट गई। पिता समान ससुर को खोना उनके लिए बहुत आसान नहीं था। माता अहिल्याबाई के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। माता जी ने तुकोजी राव को अपना सेनापति नियुक्त किया। माता को सेनापति नियुक्त किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से अपना राजकाज चलाया। यह भी बताना अत्यंत आवश्यक है, माता अहिल्याबाई जी का नाम भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किए गए थे। इतना ही नहीं, माता जी के नाम से अवार्ड भी दिए जाते हैं और इंदौर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर अहिल्या उत्सव भी मनाया जाता है। मैं आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि माता अहिल्या जी के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में जन जन तक हर जगह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। मैं आप लोगों से इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम जिनकी अध्यक्षता में संपन्न हो रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, बहुत ही परिश्रमी माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया आएं और आज इस अवसर पर अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। महारानी अहिल्याबाई होलकर शताब्दी वर्ष अभियान 2025 की इस गोष्ठी में के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, इस अभियान समिति के संयोजक और कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय संजय राय जी, उनकी समिति के सभी मान्य सदस्य, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी मान्य सदस्यगण, हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और समाज के सभी प्रबुद्ध जन भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और भारतीय इतिहास की वो एक महान शासिका थी जिन्होंने इंदौर की देवी के रूप में जिन्हें हम लोग सम्मानित करते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था और उनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव जी के साथ हुआ था। पति की मृत्यु के बाद 1767 में उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली और 28 वर्षों तक अपने राज्य का कुशल उन्होंने संचालन किया और इस राज्य का संचालन करते वक्त उन्होंने जो जिस प्रकार से प्रशासनिक अपनी क्षमता का परिचय दिया और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उन्होंने हमारे जो मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार कराने का काम किया, उसमें काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनारायण, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी जैसे हमारे तीर्थ स्थलों पर मंदिरों का निर्माण और धर्मशालाओं और घाटों का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कर भी उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े स्तर पर अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार लागू किए और उन्होंने पारदर्शी एक राजस्व की व्यवस्था स्थापित की और बगैर कोई टैक्स बढ़ाए उन्होंने अपना जो उनका राजस्व प्रतिवर्ष राज्य का 75 लाख आता था वो उसे उन्होंने 1 करोड़ से अधिक पहुंचाने का काम किया। राज्य को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने राजदूतों की नियुक्ति की और निश्चित रूप से उनके इस काम के प्रभाव का समाज में अनेकों बार प्रदर्शन भी होता है। सामाजिक कल्याण के लिए अहिल्याबाई ने विधवा महिलाओं की संपत्ति को अधिकार और गोद लेने की अनुमति दी, जिससे समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिला। इसके साथ सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अहिल्याबाई जी शिव भक्त थी
और रियासत के हर आदेश पर हजूर शंकर जी का नाम लिखा जाता था। उन्होंने महेश्वर में महिला महल का निर्माण कराया और 18वीं सदी में एक बेहतरीन और आलीशान आज उस महल को हम लोग देखते हैं। महेश्वर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का केंद्र बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 अगस्त 1795 में उनका निधन हुआ। उनकी महानता और योगदान के कारण 25 अगस्त 1996 को भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। इंदौर के नागरिकों ने उनके नाम से कई पुरस्कार स्थापित किए हैं, जो उनके असाधारण कृतित्व के लिए कहीं ना कहीं प्रदर्शित होते हैं। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन और समाज कार्य हम सब के लिए आज प्रेरणा सूत्र है और वे भारतीय इतिहास और एक आदर्श शासिका के रूप में हमेशा याद की जाएंगी। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने भी इस विषय को, जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने काम किया, और उसी काम को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, उस काम को आगे बढ़ा रही हैं। मैं आप सबका उपस्थिति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब का, आदरणीय केशव जी भाई साहब का, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का और अपने सभी साथी वरिष्ठ मंत्रीगण का और सभागार में उपस्थित सभी अपने साथी कार्यकर्ता भाइयों बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया, अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन है, जो उनके आदर्श हैं, हम सब लोग उसे अपने जीवन में स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं संगोष्ठी के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, वरिष्ठ नेता, कई बार सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के स्मृति अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री वर्षों तक उत्तर प्रदेश को संगठन की नींव को मजबूत करने में अपना पूरा समय देने वाले आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और इस व्यवस्था के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे मित्र, हमारे साथ मंत्री आदरणीय अजीत पाल जी, आदरणीय शरवण बघेल जी। मैं इसलिए कह रहा हूं बघेल जी, अजीत पाल जी और आप सबने पूरे संगठन को नीचे तक पहुंचा करके जिन लोगों को जोड़ा है वो बहुत ही अच्छा काम आप सबने किया है। और आदरणीय डॉक्टर संजय राय जी, संजय राय जी पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगे हुए हैं। मैं सभी इनके सहयोगियों की टीम, जो माननीय सदस्य विधान परिषद गण हैं, जो टीम में हमारी बहनें काम कर रही हैं, सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेष आभार प्रकट करता हूं आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब का, जो दिल्ली से आकर के हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान में लेकर के इसलिए आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 के बाद से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने तय किया कि महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए उन्हें हर मोर्चे पर, जीवन के हर पहलू में उन्हें आगे बढ़ाना होगा। आप देखते होंगे, चाहे मिशन शक्ति योजना हो, चाहे महिलाओं को संवैधानिक संशोधन करके उनको संसद
और विधानसभाओं में आरक्षण देने का मामला हो, या हर विभाग में उनका समायोजन हो, हर स्थिति में महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें बराबरी का हक देने का काम किया है। लगातार आजादी के बाद जो दूसरे दल रहे, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कार्यकाल को यदि हम छोड़ दें तो बाकी के सारे कार्यकाल केवल परिवार और व्यक्ति विशेष तक सीमित रहे, आधी आबादी को उनका हक नहीं दिला पाए थे। रानी अहिल्याबाई होलकर हम सबके बीच में एक ऐसे पुरोधा के रूप में उन्होंने जन्म लिया। महाराष्ट्र से निकल करके उन्होंने मालवांचल इंदौर में शासन तो किया, लेकिन उनका शासन केवल मालवांचल तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे देश के अंदर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारी जो विचारधारा है, उसको मजबूत करने के लिए मुगल काल में जितने भी मंदिरों पर आक्रमण हुए थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबको सुदृढ़, व्यवस्थित और बेहतर ढंग से दोबारा सौंदर्यीकरण कराते हुए बनाने का काम किया। जो काशी के वर्तमान मंदिर का स्वरूप हम देख रहे हैं, जो काशी बाबा विश्वनाथ में हम जाते हैं, कॉरिडोर 300 साल के बाद माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बना, और जो मंदिर का मूल स्वरूप है वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही इस स्वरूप में स्थापित करने का काम किया। और रानी अहिल्याबाई होलकर का जो राज्य का स्थान था, जहाँ राज्य की जो सीमाएं थी वो मालवांचल तक थी, इंदौर तक थी। लेकिन सोचिए, काशी से चलकर के पश्चिम बंगाल तक सीधा उस समय का पक्का मार्ग बनवाने का काम उन्होंने किया था। अब उनके अगर इतिहास पर नजर डालेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे अयोध्या का राम मंदिर का बेहतर बनाना हो, वृंदावन मथुरा के बारे में भी उल्लेख मिलता है कि मथुरा में भी उन्होंने मंदिर का बेहतर निर्माण कराने का काम किया था। हम कह सकते हैं कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने पूरा जीवन हिंदू सनातन संस्कृति के लिए समर्पित करते हुए महिलाओं के अंदर एक ऐसे जज्बे को भरने का काम किया था कि महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं हैं, वो शासन भी चला सकती हैं और सेना की कमान भी चला सकती हैं। दुश्मन राज्यों ने जब हमला करने का मन में विचार बनाया तो उनको भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। जब उन्होंने मालवांचल की कमान अपने हाथ में ली तो सेना के पास सिर्फ 300 बंदूकें, 3 बंदूकें थीं। 3 बंदूकों को बढ़ा करके उन्होंने 500 से अधिक सैनिकों को अपने यहाँ भर्ती किया और महिलाओं की अलग से टुकड़ी बना करके दुश्मन देश को, दुश्मन राज्य को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनको पीछे धकेलने का काम किया। ये तो उनकी युद्ध कला का कौशल था। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से आप जानते हैं, बगैर कर लगाए लोगों को राहत देना, कल्याणकारी काम करना, महिलाओं के लिए महेश्वर में टेक्सटाइल मिलें स्थापित करना। महेश्वर की आज भी आप जाएंगे, महेश्वर की साड़ियाँ, जैसे बनारस की साड़ियों के बगैर हमारे घर में हमारी बहन बेटी की शादी नहीं हो पाती, वैसे ही महेश्वर की साड़ियाँ भी पूरे देश दुनिया में विख्यात है। इसके अलावा आप जानते, संचार माध्यमों का उस समय अता पता नहीं था। डाक विभाग भी चिट्ठियां जो चलती थी, पोस्ट कार्ड होते थे, लीक हो जाते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं की ऐसी डाक व्यवस्था बनाने का काम किया। चिट्ठियां समय सीमा में गंतव्य तक पहुंचती थी और कोई भी लीकेज नहीं होता था, सार्वजनिक नहीं हो पाती थी, गोपनीयता बरकरार रहती थी। ऐसी थी हमारी रानी अहिल्याबाई होलकर। समय समय पर वक्ताओं ने विचार पहले भी व्यक्त किए हैं। अभी पूरा का पूरा समय हम अपने मुख्य वक्ताओं को, मुख्य अतिथि जी को देते हैं और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अपने पाल समाज के जो भाई बहन हमारे सामने बैठे हैं, हमारे वकील साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण बैठे हैं, संगठनात्मक व्यवस्था से जुड़े सभी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हैं, सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के मुताबिक महिलाओं को जन जन तक हम पहुंचाते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर के संदेश को पहुंचा करके महिलाओं में इस प्रकार का स्वाभिमान जगाने का हम काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को बराबरी का हक देते हुए देश के सामने, दुनिया के सामने एक ऐसी लाइन खींचने का काम कर रही है कि भारत की नारी शक्ति किसी मामले में कमजोर नहीं है। आप देखते हैं, जब दुश्मन देश को धूल चटा करके कहीं स्टैंड लेने की बात आई थी तो हमारी बहन सोफिया ने ही बयान दिया था। ये रानी अहिल्याबाई का ही प्रतिरूप है जिन्होंने दुनिया में नारी शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देते हुए ये शक्ति प्रदर्शन के काम करने का काम किया। भारत की नारी शक्ति किसी भी मामले में पीछे नहीं है। पुनः मैं कार्यक्रम के आयोजकों का, आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस संगोष्ठी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी के संबंध में आयोजित आज की जो संगोष्ठी है, इसके लिए पर्टिकुलर इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली से चल करके पधारे हुए, जिनके मार्गदर्शन में पूरे देश में यह कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे हम सब के अभिभावक
मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और उत्तर प्रदेश के माननीय बहुत ही यशस्वी जनप्रिय उप मुख्यमंत्री, जो पार्टी के अभूतपूर्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के श्री चरणों में अपना शीश झुका करके उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व को इस 3 शताब्दी वर्ष के अवसर पर इसे सरकार की दृष्टि से भी और पार्टी की दृष्टि से भी कार्यक्रम को करने का फैसला किया। इससे पूरे समाज में और समाज में केवल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज ही नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों में, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों में एक अलग प्रकार का श्रद्धा भाव जागृत हुआ, एक उत्साह पैदा हुआ है। और इस अवसर पर आज यहाँ मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हम सबको संगठन में प्रारंभ काल से ही जिनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज मुख्य वक्ता के रूप में पधारे हैं, और हम तो चाहते हैं कि माननीय शिव प्रकाश जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को बहुत शक्ति देता है और बीच बीच में हम सबका मार्गदर्शन देने के लिए आने की कृपा किया करें, ऐसा मैं निवेदन भी करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिनको अभी आपने सुना भी है, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत सारगर्भित तरीके से अभी विषय रखा है, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के हमारे साथी जो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। कितने भाषाओं के ज्ञाता हैं अजीत जी? 7 भाषाओं के ज्ञाता हैं अजीत पाल जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के महामंत्री छोटे भाई श्री संजय राय जी, और यहाँ मंत्रिपरिषद के सभी वरिष्ठ साथी यहाँ सामने बैठे हुए हैं। सबका नाम लूँगा, समय लगेगा क्योंकि मुख्य वक्ता जी को, मुख्य अतिथि जी को भी संबोधित करना है। तो सभी मंत्रिपरिषद के सम्मानित साथी, आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे सभी मीडिया के मित्र और पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। मैं आज आप सबके सामने, क्योंकि मैं कई दिन के बाद आज मैं सौभाग्य मानता हूँ कि जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 3 शताब्दी वर्ष के अवसर पर यह कार्यक्रम है, कई दिनों के बाद सार्वजनिक रूप से आपके बीच में आ पाया। बीच में थोड़ा अस्वस्थ था, इसलिए नहीं आ पाया था। तो उनके बारे में अभी बहुत कुछ बताया जा चुका है। मैं उन बातों को दोहराऊं, उससे अच्छा है मुझसे और थोड़ा सरल तरीके से केवल समझने के लिए, जिनके शासनकाल को एक आदर्श शासनकाल कहा जाता है। भारत के इतिहास में महान शासकों की एक श्रृंखला है, लेकिन महिला शासक के रूप में जिन्हें आज भी आदर्श माना जाता है, कल भी आदर्श माना जाएगा और आने वाली पीढ़ियां सदा उन्हें आदर्श मानेंगी, ऐसी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के शासन की जो न्यायप्रियता थी, उस न्यायप्रियता का कारण क्या था? उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और सत्ता जनता के द्वारा, अर्थात वह जब जनता दर्शन, आज कार्यक्रम हमारे मंत्रिपरिषद के भी साथी हैं, पार्टी के सब वरिष्ठ नेता हैं, जनता दर्शन अर्थात जब हम जनता से सीधे मिलेंगे तो जनता की समस्याएं हमें सही प्रकार से जानकारी में आएंगी। अन्यथा अधिकारी तो कुछ भी बता देते हैं और उसको सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। लेकिन जब जनता दर्शन का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता है तो यह कार्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी करती थी, जनता से सीधे मिलकर के उनकी समस्याओं की सुनवाई करना, उनका समाधान करना।
जो आज हमारी देश की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार और सभी मंत्रिपरिषद के साथी इस काम को कर रहे हैं। दूसरा जो बड़ा विषय था कि जब शासन हो तो शासन का मतलब होता है कि सर्व स्पर्शी शासन हो, सबका साथ सबका विकास। मैं अगर ये कहूँ कि यह जो उस समय से शुरू हुआ, आज उसे एक सरल शब्द में यहाँ पर लाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो वह वही था कि जो कोई कर में बढ़ोतरी किए बगैर खजाने में जब पैसा ज्यादा आने लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज था, और उन्होंने उस समय उस लीकेज को खत्म किया और खजाने को भर करके देश के जो स्वाभिमान के प्रतीक, चाहे वो हमारे मंदिर रहे हों, चाहे धर्मशालाएं रहे हों, चाहे कुएं रहे हों, तमाम ऐसी जो जनहित की जरूरत थी उनके निर्माण कराने का काम लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा किया गया। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम जो आज हमारी सरकार कर रही है, जो सही मायने में राम राज्य की परिकल्पना है, उस राम राज्य की परिकल्पना को उस समय भी साकार करने का काम किया गया था और इस समय भी साकार करने का काम किया जा रहा है। यह हमें एक गौरव की बात है, गर्व की बात है। ये मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ। आज हमारे लिए देश में जहाँ 140 करोड़ लोग हों, विभिन्न पूजा पद्धति आदि को मानने वाले हों, लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें सब समाहित हो जाते हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर के जो काम कर रहे हैं उस दिशा में हमको आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और कई बड़े विषय हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा तो देर लगेगी, क्योंकि मुख्य वक्ता जी भी और मुख्य अतिथि जी भी अभी बहुत विस्तार से विषय रखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण कैसे होगा जब तक सहभागिता नहीं मिलेगी सभी क्षेत्रों में, तब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता था। और विशेष तौर से जब तक राजनीतिक सहभागिता नहीं मिलती है तो न किसी समाज के किसी हिस्से का, न समाज जो विभिन्न अलग अलग प्रकार से जीवन में अलग अलग प्रकार के कार्यों को करता हुआ कर रहा है, जब हिस्सेदारी मिल जाती है तो वह हिस्सेदारी के आधार पर आगे बढ़ जाता है, अर्थात महिला सशक्तिकरण। ये इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम जाएं क्षेत्र में, अभी कार्यक्रम जो बनेंगे पार्टी के द्वारा उसमें सबको जाना पड़ेगा, और जो जाएं तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में 2014 से 2025 के बीच में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पास हुआ है। इसकी भी चर्चा जरूर महिलाओं के बीच में करनी चाहिए, समाज के बीच में जाकर के करनी चाहिए। हम लोग सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के आधार पर चलते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए थे, मार दिया। और मैं आज इस मंच से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उनको मिट्टी में मिला दिया, सटीक निशाना लगा दिया। और भारत की सेना ने भारत के 140 करोड़ लोगों का सीना 56 इंच का कर देने का काम किया। और आज पूरे विश्व में हम हर प्रकार की शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक सामरिक महाशक्ति के रूप में भी भारत ने अपना स्थान बनाने का काम किया। नक्सलवाद से मुक्त हमारा देश हो रहा है। कई ऐसे विषय हैं जिस पर मैं आज ये विषय इस सत्र का नहीं है, लेकिन इस सत्र में मेरा इतना ही निवेदन है कि समाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सरकार के जो माननीय हमारे साथीगण हैं, उनकी सबकी प्रतीक्षा कर रहा है। और समाज के बीच में हमें जा करके, हम ही एक ऐसे दल हैं, हम ही ऐसी एक डबल इंजन की सरकार है जो सभी महापुरुषों का आदर करती है, सम्मान करती है, उनके सम्मान के लिए समर्पित रहती है और उनके सम्मान के लिए जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है उससे अच्छा कार्य करती है।
और पूरे प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वह बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी हो, चाहे तीर्थराज प्रयाग से मैं आता हूँ तो वहाँ प्रयागराज में भी लोक माता जी का बनाया हुआ स्थान वहाँ पर है। अभी बहुत जल्दी वहाँ एक मूर्ति का भी अनावरण शायद 31 तारीख को होने जा रहा है, उसमें भी मुझे जाना होगा। ऐसे बहुत स्थानों पे आज अवसर है 30 शताब्दी वर्ष पर हम सब ऐसे जो अच्छे काम हैं उसको करने की दिशा में आगे बढ़ें। मैं आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे हम अपने माननीय मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि जी के विचारों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो इस पूरे अभियान के केंद्रीय स्तर पर मार्गदर्शक हैं, पिछले दिनों 9 मई को केंद्रीय कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में कार्यशाला हुई थी। उसमें स्पष्ट रूप से आपने विषय रखते हुए ये निर्देश दिया था, यह सजेशन दिया था कि सभी प्रदेशों में जहां अपनी सरकारें हैं वहां न केवल संगठन बल्कि सरकार के विभिन्न विभागों का भी जितना इस अभियान को आगे बढ़ाने में, पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई के बारे में प्रचार प्रसार करने में उपयोग हो सके उसको करना है। ऐसे आज के अभियान के मुख्य वक्ता और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही परिश्रमी, यशस्वी, बहुत ही प्रवास करने वाले ऐसे माननीय सह राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री शिव प्रकाश जी से मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आज के शुभ अवसर पर अपना विचार व्यक्त करें। माननीय शिव प्रकाश जी। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे पार्टी के महामंत्री आदरणीय संजय राय जी, और यहाँ पर होने वाले जो कार्यक्रम है सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था संभाल रहे प्रदेश के मंत्री श्री अजीत पाल जी, सभागार में उपस्थित सरकार के सभी मंत्रीगण, संभ्रांत नागरिकगण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित अन्य कार्यकर्तागण, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर का 300वां वर्ष ये पार्टी के लेवल पर देश भर में मनाया जाए। विचार करने के बाद 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक इन कार्यक्रमों का आयोजन हम करें, इसका निर्णय हम सब ने किया था। इसी बीच में देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी सफलता के पश्चात देश में हमने तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा, इनका आयोजन भी किया और अभी भी चल रहा है। दोनों का समायोजन करते हुए संपूर्ण देश में पार्टी महारानी अहिल्याबाई का त्रिशताब्दी का कार्यक्रम सफल करने में जुटी है। पार्टी ने मुझे कहा था कि संपूर्ण देश के अंदर इसके समन्वय की जिम्मेदारी मेरे पास रहे। आज इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश सरकार की ओर से
ये यशस्वी कार्यक्रम आप सब कर रहे हो और मुझे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 31 तारीख को भोपाल के अंदर भी मध्य प्रदेश के लगभग स्वयं सहायता समूहों के 1 लाख बहनों के बीच में ऐसे ही कार्यक्रम में रहने वाले हैं। हमारे उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी आगरा के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के गवर्नर, महाराष्ट्र के हमारे नेता सर राम शिंदे, वो भी एक बड़े कार्यक्रम के अंदर इसमें रहने वाले हैं। देश भर के अंदर बड़ी व्यापक मात्रा में गांव तक, ब्लॉक तक, शिक्षा संस्थान, चुने हुए जनप्रतिनिधि, विशेष रूप से महिला संगठन, इन कार्यक्रमों की रचना हमने की और वो सफलता की ओर जाने वाला है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आज से 300 वर्ष पूर्व सामान्य समाज, या आज की भाषा में कहना हो तो पिछड़ा समाज, धनगर जिसको हम बोलते हैं, उसमें जन्मी एक बालिका, उसने देश के अंदर एक ऐसा यशस्वी शासन, एक ऐसा कीर्तिमान निर्धारण करने वाला शासन चलाकर दिखाया जिसको हम गुड गवर्नेंस के शब्दों में कहें, सुशासन के रूप में कहें, तो हम सबके लिए आदर्श है। तो सुशासन के जो बहुआयामी योजनाएं, नीतियां उन्होंने बनाई, जो आज सबके लिए आदर्श हो सकता है, ये संपूर्ण समाज के सम्मुख जाना चाहिए। हम जिस राजनीतिक क्षेत्र में विचार को लेकर काम करने वाले लोग हैं, तो हमारी एक धारणा है कि इस राष्ट्र की एक प्राचीन संस्कृति है। उन सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करने वाला शासन इस देश की आत्मा के आधार पर चलने वाला शासन, ये कैसा हो सकता है? कभी इसको राम राज्य कहा, कभी इसको धर्म राज्य कहा। तो आज से 300 वर्ष पूर्व एक सांस्कृतिक मूल्यों के स्थापित करने वाला शासन एक महिला ने चलाकर दिखाया, ये भी देश और दुनिया को मालूम होना चाहिए। तीसरी बात एक और भी है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महारानी अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर जिस प्रकार के सुशासन को स्थापित करने में लगे हैं, तो महारानी अहिल्याबाई के सपनों को हम किस प्रकार से शासन साकार कर रहे हैं, ये भी संपूर्ण देश को मालूम होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर हमने महारानी अहिल्याबाई के इन कार्यक्रमों की रचना की है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने उनके सुशासन के बारे में कुछ बातें बोली। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि संजय जी ने मुझे बताया कि आप भी वक्ता होकर जाने वाले हैं, तो आपके पास कागज भी है कि जी कुछ बातें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जब सुशासन की चर्चा हम करते हैं तो उनका शासन कैसा था? तो यदि हम विचार करें आज के समय पर, जिसको हम किसान कल्याण कृषि नीति बोलते हैं, तो उन्होंने उस समय पर भी किसानों के फसल के उत्पादन के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, इसलिए नर्मदा के अंदर डैम, इसकी रचना करने का काम किया था। कितना गहराई से उस समय विचार करती थी। युद्ध का वातावरण था, सेनाएं युद्ध के लिए जाती थी, और जब युद्ध के लिए सेनाएं जाती थी तो किसानों की फसल नष्ट होती थी। तो जिन किसानों की फसल नष्ट होती है तो उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए, इसकी रचना उन्होंने उस समय पर की थी। भूमिहीन किसान, जिसको हम आज पट्टे बोलते हैं,
तो ऐसे किसानों को भूमि दी जाए, ये पट्टे की रचना उन्होंने की थी। महाराज जी ज्यादा अच्छा वर्णन करेंगे। यदि आप बद्रीनाथ जी जाते, केदारनाथ जी जाते, तो गोचर नाम का स्थान है। गोचर यानी गाय चराने का स्थान, पशुपालन के लिए। ये गोचर की भूमि खरीदने का काम वो महारानी अहिल्याबाई ने उस समय किया था, और उनके सुशासन का परिणाम था कि लोग कहते कि उनके शासन में कभी अकाल नहीं पड़ा। सैनिक युद्ध में जाते थे, सैनिक शहीद होते थे, तो शहीद सैनिकों की विधवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसलिए ऐसी विधवाओं के लिए उचित आर्थिक व्यवस्था करने का काम महारानी अहिल्याबाई ने उस समय किया था। मेरा कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश है, और इंदौर और मालवा का जो क्षेत्र कहलाता है, इसमें वहां ट्राइबल जाति है, भील जाति है, आसपास का ट्राइबल क्षेत्र है। इस ट्राइबल क्षेत्र के अंदर भील जाति के लोगों के लिए कल्याण के लिए उन्होंने भीलों के लिए टैक्स की व्यवस्था की थी कि जो वहां से लोग जाएंगे वो टैक्स देंगे, और उस टैक्स का पैसा ये भील जनजाति के कल्याण के काम में लगाया जाएगा। स्वाभाविक रूप से उनके आजीविका के साधन नहीं थे, और इस कारण से लूटपाट में, चोरी चकारी में बहुत लोग थे। तो उन्होंने उनको अपराध मुक्त करने का काम, और जो अपराध मुक्त हैं या ऐसे भील हैं जिनके आर्थिक संसाधन की व्यवस्था नहीं है, तो उनको कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने का काम ये महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। आसपास संदेश भेजकर, राज आज्ञा निकालकर, वहां के जो शिल्पकार हैं, लोहार, सुतार, बीवर जिसको हम बोलते हैं, बुनकर, ऐसे आसपास के सारे लोगों को बुलाकर उन्होंने महेश्वर में बसाया, और बसाने के बाद उनको जो है इस वस्त्र उद्योग में लगाया, जिसको ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि उसी में से महेश्वर साड़ी आज विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गई। और केवल इतना नहीं, ये जो लोग थे, आप विचार करके देखिए, 300 साल पहले एक महिला कितना गहराई से, कितना डीपली विचार कर रही है। तो ये जो उद्योग है, बुनकर उद्योग जिसको हम बोलते हैं, स्वयं वो इसी के कपड़े पहनते थे बने हुए, और उनको मिलने के लिए देश विदेश के लोग आते थे, तो आने वाले लोगों को वही वस्त्र वो भेंट भी देती थी। और केवल इतना नहीं, इंदौर के अंदर उनके लिए एक अच्छे मार्केट की व्यवस्था उन्होंने की थी कि उत्पादन भी हो और विपणन भी हो। आज बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि उत्पादन तो है, बेचे कहां। ये व्यवस्था उन्होंने उस समय पर की थी। मुझे बोलने के लिए महिला सशक्तिकरण के विषय को कहा था। एक महिला कितना गहराई से विचार करती है, उस समय की अनेक कुरीतियां, कुपरंपराएं उन्हें तोड़ने का काम किया। जैसे यदि महिला विधवा हो जाती है, तो उस समय पर विधवा महिला को संपत्ति में अधिकार नहीं था। तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने राजाज्ञा निकालकर ऐसी सारी महिलाओं को जो विधवा हुई है, उनके पति में पूर्ण संपत्ति का अधिकार उन्हीं का है, ये उन्होंने निर्णय किया था। संतान नहीं हुई है तो वो दत्तक नहीं ले सकती किसी को, तो दत्तक लेने का अधिकार उनको है, वो ले सकती हैं, और दत्तक लिए पुत्र को भी संपत्ति में अधिकार हो सकता है। ये व्यवस्था आज से 300 साल पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। उन्होंने, जैसा मैंने उल्लेख किया, शहीद परिवार की लड़कियों के लिए व्यवस्था की थी। उनके यहाँ पर दरबार लगता था, लोग आते थे, केशव जी ने उसका उल्लेख किया है। लेकिन इस दरबार के समय यदि पारिवारिक डिस्प्यूट है, तो केवल पुरुष नहीं, पुरुष के साथ उसकी पत्नी यानी दोनों आएंगे, दोनों चर्चा करेंगे, दोनों के साथ सुनवाई का काम वो करते थे।
सरकारी पैसा लोग ऋण के रूप में देते थे। एक प्रसंग उनके जीवन का आता है, तो पैसा लेने के बाद किसी ने लौटाया नहीं, तो कर्मचारी गए, पुरुष घर में नहीं मिला, तो कर्मचारी उस परिवार की महिला और उसकी लड़की को कैद करके ले आए। महारानी अहिल्याबाई होलकर को मालूम हुआ, तो उन कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि आपकी ये हिम्मत कैसे पड़ी कि आप पुरुष के रूप में जाकर एक महिला और उस पुत्री को अरेस्ट करते रहे, मुझसे पूछा नहीं आपने? आगे से गलती नहीं होनी चाहिए कि दंड जिसको मिलना चाहिए, दोष जिसका है उसी को होना चाहिए। आपने परिवार के अंदर एक महिला को कैसे अरेस्ट किया? आप कल्पना कर सकते हैं, महारानी थी, उनकी पुत्री, तो महारानी होने कारण से सब प्रकार के रास्ते उनके लिए खुले थे। पुत्री के लिए योग्य वर अनेक प्रकार से हो सकते थे, लेकिन उनको जब ये लगा कि मेरी पुत्री के लिए वर कैसा चाहिए, तो उनके क्षेत्र की समस्या थी, उनके क्षेत्र में अपराध करने वाले ऐसे जनजाति क्षेत्र के लोग थे। तो मैं एक दिन उन्हें आह्वान कराया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगी जो ऐसा वीर पुरुष होगा जो इस क्षेत्र को अपराध मुक्त कर देगा, और उन्होंने उसी पुरुष के साथ जो उनकी जाति का नहीं था विवाह किया, और उसने उस क्षेत्र को अपराध मुक्त किया। ऐसी अनेक परंपराओं को, कुपरंपराओं को तोड़ने का काम और राज्य के हित में नई परंपराएं बनाने का काम ये उनके द्वारा हुआ। ब्रजेश ने छोटा सा उल्लेख किया, ऐसा कहते उनकी सासू मां गौतमी बाई, उन्होंने 14 प्रकार के कलाओं की ट्रेनिंग उनको दी थी। वो रसोई बनाना जानती थी। आज जब उनका फोटो हम देखते हैं तो उस फोटो में क्या है कि उनकी गोद में भगवान शिव वो दिखाई देते हैं, वो उनका भक्ति का रूप है, लेकिन भक्ति के रूप के साथ साथ वो श्रेष्ठ योद्धा थी। उन्होंने 2 युद्धों का संचालन किया था। वो स्वयं युद्ध के मैदान में जाकर लड़ती थी, तलवार भी चलाती थी, घुड़सवारी भी करती थी, और उन्होंने 500 महिलाओं की एक सेना भी तैयार की थी। उनके ससुर मल्हारराव होलकर, पानीपत का युद्ध हुआ, वो लगातार युद्धों में रहते थे। तो जब ससुर युद्ध में रहते थे तो राज्य के सूत्र का संचालन या महारानी अहिल्याबाई होलकर के हाथ में रहता था। तो सेना को रसद सामग्री भेजनी है, सेना की सहायता करनी है, मल्हारराव का परामर्श करना है, उनको सुझाव देना है, ये वो सारा करती थी। और केवल इतनी नहीं, वो बहुत बड़ी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक भी थी। उनको महिला सोचकर राघोबा नाम के एक मराठा सरदार, उन्होंने सोचा महिला है, ससुर की मृत्यु हो गई है, क्या लड़ेगी, तो अपनी सेना लेकर इस मालवा राज्य को हड़पने के लिए आया। तो उनका एक कूटनीतिक स्वरूप प्रकट होता है। उन्होंने पत्र लिखा, राघोबा तुम मुझे एक महिला सोचकर मुझे हराने के लिए आ रहे हो, मैं अपनी 500 महिलाओं की सेना के साथ आपको युद्ध मैदान में मिलूंगी, लेकिन याद रखना इस युद्ध में यदि मैं हार गई तो एक महिला को आपने हरा दिया तो इससे आपको खयाती नहीं मिलेगी, और यदि मैंने आपको हरा दिया तो आपकी दुनिया भर के अंदर कितनी बदनामी होगी, इसको आप समझ सकते हैं। ये पत्र राघोबा ने पढ़ा, उसने क्षमा याचना की और युद्ध ही नहीं हुआ। पहले नाना फडणवीस वो लिखते हैं कि हमने महारानी अहिल्याबाई का धार्मिक स्वरूप तो देखा था, लेकिन वो एक कूटनीतिक हैं और वो अपने शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकती हैं, ये स्वरूप हमको पहली बार देखने के लिए मिला। ये नाना फडणवीस लिखते हैं। उनके राज्य पर राजस्थान से हमला हुआ, उन्होंने उसका भी मैदान के अंदर जाकर मुकाबला किया और विजय प्राप्त की।
इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उल्लेख किया, मैं जाने की आवश्यकता नहीं उस विषय में, लेकिन सुशासन की दृष्टि से कहना हो तो न्याय व्यवस्था कैसी थी? पक्षपात रहित। उनके सेनापति के पुत्र ने अपराध किया, उनका कितनी भी बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, लेकिन अपराध यानी अपराध है, उन्होंने उसको भी सजा दी। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उन्होंने अपने पुत्र के अपराध करने पर अपने पुत्र को भी मृत्यु दंड सुनाया था। प्रजा आ गई, भाई ये मत करो। प्रजा के आग्रह दबाव के कारण से वो सजा उन्होंने कम की, लेकिन उनको अपने पुत्र को भी सजा देने में संकोच नहीं था। उनका जीवन कैसा था? वो सबके साथ भोजन करते थे, धार्मिक थी, व्रत उपवास लगातार रहते थे, लेकिन राज्य के कर्मचारियों के साथ प्रतिदिन उनकी राजधानी में जितने लोग थे उनका भोजन सबके साथ होता था। ऐसा समरसता युक्त व्यवहार। उनके जो राज्य के कर्मचारी थे, उनके कर्मचारियों को यदि किसी प्रकार की कठिनाई है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को अन्य कोई समस्या है, महारानी सदैव अपने कर्मचारियों के साथ भी खड़ी थी। और इसी प्रजा वत्सल स्वरूप के कारण से उनको प्रजा ने कहा कि ये केवल अपने पुत्र की मां नहीं है, ये संपूर्ण प्रजा की मां है, और उनको उपाधि मिल गई लोक माता। बंधुओं, उनको पूर्ण श्लोक कहा जाता है, हम सब लिखा यहां पर। इतिहास में महाराज जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं क्योंकि उस क्षेत्र के जानकार वो हैं। मैंने सुना है युधिष्ठिर और नल, इसके बाद यदि किसी तीसरे शासक को पूर्ण श्लोक का स्थान मिला तो वो मिला महारानी अहिल्याबाई होलकर। क्या स्थान होगा उनका, आप कल्पना कर सकते हैं? पूर्ण श्लोक का होता है जो पवित्र है, जो आचरणीय है, जिसने अपनी प्रजा को इतनी सुख और समृद्धि और स्नेह दिया है कि उसकी कोई तुलना नहीं, वो प्रतिदिन स्मरण करने योग्य है, इसलिए पूर्ण श्लोक है। हम सांस्कृतिक उत्थान, सांस्कृतिक गौरव की बात करते हैं। आपने काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस सबकी चर्चा की। आंकड़ा यदि बताना हो तो इस देश के अंदर मंदिरों का जीर्णोद्धार, नदियों के घाट, धर्मशालाएं, संपूर्ण देश के अंदर उनका राज्य मालवा था, लेकिन वो दृष्टि व्यापक है, वो सर्व भारतीय दृष्टि है। हिमालय में केदारनाथ जी में भी काम करती है, पशुपतिनाथ जी में भी काम करती है, तो रामेश्वरम में भी करती है, द्वारिका सोमनाथ में भी करती है, तो जगन्नाथपुर में भी करती है, निजाम के यहां भी करती है और टीपू सुल्तान के यहां भी करती है। 12,500 स्थान है। आप कल्पना करके देखो। किसी ने आंकड़ा बताया कि 28 वर्ष के शासन में 12,500 स्थानों पर उन्होंने सांस्कृतिक उत्थान और गौरव निर्माण के काम किए। लेकिन इससे अगली बात मैं बताता हूं, एक भी काम सरकारी कोष से नहीं किया है। कैसे किया है? तो उस समय पर उनकी सासू मां को उनके मैके के लोगों ने कुछ गांव दिए थे। ऐसा कहते कि उस समय देने की परंपरा थी, और पति की कमाई का 25% हिस्सा पत्नी के कोष में जाता था। इस कोष का नाम था
खासगी ट्रस्ट। ये जो सारा काम हुआ है, जो महिलाओं के लिए सुरक्षित धन था, जो उनको उनकी सासू माँ के समय से मिला था और उनका भी अर्जित हुआ था, देश के सारे धार्मिक स्थानों का काम ये उन्होंने खासगी पैसे से दिया है। लोगों ने शिकायत की पेशवा को, महारानी सारा पैसा धर्म के काम में, धर्म के काम में, धर्म के काम में। तो उन्होंने एक एक आना पाई का हिसाब दिया, उसका पत्र आज भी है। मुझे प्रसन्नता होती है आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए बजट बनाते हैं कि मंदिर और मंदिरों का रखरखाव, मुझे जयवीर जी ने बताया कुछ दिनों पहले, ये उस कल्पना का साकार रूप है। इसकी एक और दृष्टि है, आर्थिक तो है ही। जिन जिन स्थानों को मुगल आक्रांतों ने तोड़ा, उन्होंने उनको समाप्त नहीं किया, उनके स्थान पर विकल्प दिया है। क्यों समाप्त नहीं किया? समाज को मालूम रहना चाहिए कि ये हमारा था, टूटा हुआ है। उनकी दृष्टि है समाज को जगाने की। क्या कहा? जॉन केस नाम के एक ब्रिटिश विद्वान हुए, उनका महारानी अहिल्याबाई होलकर क्या है? द फिलोसोफर क्वीन, वो एक दार्शनिक महारानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने समाज जीवन के जितने क्षेत्र में काम किया और जितनी बारीकी से काम किया, वो आज हम सबको भी प्रेरणा देता है। ब्रिटिश इतिहासकार, दुनिया के अनेक इतिहासकार, दुनिया के लोग उनके पास आते थे। 13 वकील मालवा राज्य के देश के अलग अलग हिस्सों में आज के राजदूत के समान उन्होंने उस समय रखे थे, और देश के अलग अलग राज्यों के वकील उनके यहां स्वयं भी थे। ऐसा डिप्लोमेटिक सिस्टम ये उस समय उन्होंने डेवलप किया था। आज हम क्या कर रहे हो इस विषय पर महाराज जी चर्चा करेंगे, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तुलना करता हूं और वो तुलना करके बात को समाप्त कर रहा हूं। हमको बताया गया कि भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, महिलाओं को तो पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था, वो वेद नहीं पढ़ सकती थी, ये नहीं कर सकती थी, वो नहीं कर सकती थी। इन पश्चिम के लोगों ने हमको ये बताया। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन उन सबको भी समझने लायक है कि 300 साल पहले एक महिला इतना श्रेष्ठ शासन चलाकर दिखाती है, तो यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं था। आप सबकी जानकारी के लिए वेद के अंदर महिलाओं के द्वारा रचित मंत्र है। जो आज का विवाह बंधन होता है, यह विवाह बंधन सूर्य नाम की महिला के द्वारा ऋग्वेद के 47वें सूत्र में वर्णन है। क्या ये सूर्य नाम की महिला क्या अनपढ़ थी, इसलिए उसने वेद के अंदर मंत्रों की रचना की? मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ, उसके निर्णायक भारती क्या अनपढ़ महिला थे? 10,000 से पहले वेद के काल का वर्णन करने के लिए 10,000 पुनः तो सब ऋग्वेद के बारे में बोलते ही, अब सही बात तो महाराज जी बता सकते हैं। और मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ, इसकी चर्चा कर सकते हैं, वो कितना पुराना है। आप सबकी जानकारी के लिए भारत में जब संविधान की रचना हुई तो यहाँ की महिलाओं को हमको वोट का बराबरी का अधिकार चाहिए, इसके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संविधान निर्माताओं ने सब महिलाओं को समान पुरुषों के बराबर वोट का अधिकार दिया, लेकिन पश्चिम के लोगों ने, यूरोप अमेरिका के लोगों ने, जिनको हमको कहा तुमको कुछ नहीं आता था, जब ये दुनिया के अंदर महिलाएं बेजान होती हैं, पाप के कारण से जन्मी हैं,
ये कहकर बिच और डायन कहकर महिलाओं को मार रहे थे। 5 लाख महिलाओं का वर्णन है। तब भारत के अंदर एक महिला सुशासन चलाकर दिखा रही थी। आपको मैं वर्णन करके बताता हूं। इन दुनिया के लोगों ने वोट का अधिकार कब दिया महिलाओं को? तो न्यूजीलैंड में 1893 में मिला, कनाडा में 1916 में मिला, जर्मनी में 1918 में मिला, और इंग्लैंड में तो केवल 30 महिलाओं को 1918 में मिला है। केवल 30 को मिला, सबको नहीं मिला था। अमेरिका में 1920 में मिला, इटली में 1945 में मिला। जब दुनिया की महिलाएं अपने वोट अधिकार के लिए आंदोलन कर रही थी अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, तब भारत में एक महिला सुशासन चलाकर दिखा रही थी। और भारत का वैशिष्ट्य है कि हम महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आंदोलन चलाने की अवस्था नहीं पड़ी। जितने महिलाओं के समर्थन में आंदोलन हुए उस सबका नेतृत्व करने वाले पुरुष हैं। राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ज्योतिबा फुले हैं, महर्षि दयानंद हैं, अंबेडकर जी हैं, तब से लेकर मोदी जी तक नारी वंदन योजना। ये भारत का वैशिष्ट्य है। तो दुनिया को महारानी अहिल्याबाई का जीवन ये भी प्रेरणा और ये भी संकेत देता है कि दुनिया के लोगों, भारत कितना श्रेष्ठ था और भारत का चिंतन कैसा है। 300 साल पहले एक महिला, जिसके ससुर का, जिसके पुत्र का, जिसके दामाद का, सबकी मृत्यु को जिसने अपनी आंखों के सामने देखा, उसने ऐसा सुशासन चलाकर दिखाया। और वो सुशासन कैसा था? महाराज जी उल्लेख करेंगे, वो शासन धर्म को समर्पित शासन था। वो त्याग की मूर्ति थी। उनकी मोहर महाराज जी बताने वाले हैं। शिवाजी महाराज ने कहा ये राज्य मेरा नहीं है, समर्थ गुरु रामदास की झोली में डाल दिया। वही प्रेरणा महारानी अहिल्याबाई की प्रेरणा है। इसलिए जब उनका 300वां वर्ष मनाते हैं तो एक महिला का 300वां वर्ष मना लिया ऐसा नहीं है। कार्यकर्ताओं को करने के लिए कुछ काम नहीं था इसलिए बिजी रखना, ऐसा भी नहीं है। ये जीवन हम सबको, महिला सशक्तिकरण का काम करने वाले सब कार्यकर्ताओं को, शासन सरकारें चलाने वाले कार्यकर्ताओं को और स्वयं महिलाओं को प्रेरणा देने वाला जीवन है कि उस समय एक महिला सुशासन चला सकती है तो आज की महिला कैसा श्रेष्ठ शासन चलाकर दिखा सकती है। यह तुलना करने का विषय है। और इसलिए सब अपने अपने क्षेत्र में जहां व्यवस्था संजय जी लगाते हैं उस क्षेत्र में जाकर संवाद करते हुए, चर्चा करते हुए, जीवन को लाते हुए, इसके बहुत पहलू हैं। मर्यादित सीमा में जितना बोल सकते उतना बोलने का काम मैंने किया है। बहुत पहलू हैं, एक एक पहलू पर लंबी चर्चा हो सकती है। इस दिशा में सब प्रयास करें। अटल जी की पंक्तियां हैं, वो पश्चिम से तुलना करते समय कहते हैं कि कैसा है, तो ऐसा कहते हैं कि उनके मच्छरों से बचने के लिए शरीर पर मिट्टी का लेप करते थे। तो उन्होंने अपनी पंक्ति में कहा है, जब पश्चिम ने बनफल खाकर, बनफल यानी जंगल के फल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जब पश्चिम ने बनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान, सामवेद, तब भारत में सामगान का स्वर्ग को स्वर था दिया सुनाई। तो जब दुनिया की महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी तब भारत में एक महिला ये सुशासन चलाकर दिखा रही थी। ये महिला का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा का जीवन है। इस संदेश को नीचे तक लेकर जाएं। आप सबने मुझे बुलाया, मुझे सुना, मुझे मालूम नहीं था कितना सुनना चाहते, लेकिन जो मुझे उचित लगा उतना विषय रखकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सभी को धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय शिव प्रकाश जी के सुझाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सभी माननीय मंत्रीगण अपने विभागों में स्वयं के स्तर पर विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। माननीय शिव प्रकाश जी को सूचित करते हुए
बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों के माननीय मंत्रीगण अपने स्तर पर पर्याप्त सहयोग इस अभियान को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं। एक छोटी सी सूचना है, आज के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भाजपा के बहुत ही परिश्रमी संगठन शिल्पी प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था, परंतु उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, ये भी माननीय शिवप्रकाश जी का है कि देखने जाएंगे तो खैर वो मिलेंगे नहीं, कार्यालय पर हैं भी नहीं, तो इसलिए देखने जाने का प्रयास करने से कोई लाभ नहीं। मित्रों, लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर हमारे आदरणीय श्रवण बघेल जी और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस अवसर पर उस डॉक्यूमेंट्री को हम सभी सुधी जन अभी यहाँ देखेंगे। कृपया डॉक्यूमेंट्री प्रारंभ किया जाए। भारतवर्ष के इतिहास का वो दौर जब सत्ता के लिए षड्यंत्र और कुटिल राजनीति चरम पर थी, तब मराठा साम्राज्य के होलकर रियासत की महारानी के रूप में उदय होता है एक वीरांगना का नाम अहिल्याबाई होलकर। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने उत्तर में केदारनाथ मंदिर से दूर दक्षिण में रामेश्वर तक, पश्चिम में सोमनाथ मंदिर से पूर्व में बोध गया के विष्णुपद मंदिर तक संपूर्ण भारत में सनातन के धार्मिक प्रतिष्ठानों का निर्माण एवं पुनरुद्धार कराया। सनातन की ध्वजवाहक पुण्य श्लोक अहिल्याबाई ने काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर, वाराणसी में गंगा घाट और अयोध्या में सरयू घाट बनवाया, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर और विशाल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करवाया है। यूपी में बसी ये काशी, यहाँ विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया, जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी। उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं में अंत्योदय के सशक्तिकरण के मंत्र का समावेश किया। जिस प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए माता अहिल्याबाई ने महिला सेना का गठन किया था, उसी तरह उत्तर प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान सफलता के 5वें चरण में प्रवेश कर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच की वजह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए न केवल सुरक्षित वातावरण का निर्माण हुआ है, बल्कि उन्नति के सभी रास्ते खुले हैं। पुलिस में 20% महिलाओं की भर्ती सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रांतीय सशस्त्र बल की 3 महिला बटालियन का गठन किया गया है। 2017 में जहां पुलिस में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थीं, वहीं 2025 में 40,000 से अधिक महिलाएं पुलिस विभाग में सेवारत हैं। लखपति दीदी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं का स्वावलंबन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और 7 जनपदों में पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर श्रमजीवी महिला हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था, जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से लेकर मां विंध्यावासिनी कॉरिडोर, चित्रकूट धाम, नैमिषारण्य धाम,
गोरखपुर और मथुरा का विकास किया गया है। माता अहिल्याबाई ने जिस तरह व्यापारियों और बुनकरों को प्रोत्साहित कर महेश्वर को सफल व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया और टैक्स का बोझ बढ़ाए बिना राजस्व में 130% की वृद्धि की थी, उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना विश्व पटल पर यूपी की व्यापारिक पहचान स्थापित कर रही है। 8 वर्ष में एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है और डीजल पेट्रोल की दरें देश में सबसे कम हैं और बावजूद इसके उत्तर प्रदेश राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में समृद्धि के नए सोपान चढ़ता जा रहा है। जन कल्याणकारी नीतियों की संवाहक पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर को उनके 300वें जन्म शताब्दी वर्ष पर शत शत नमन। मित्रों, आज के इस संगोष्ठी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित किया, उत्तर प्रदेश के गरीबों के मसीहा, प्रदेश के जनमानस के दिलों की धड़कन, बहुत ही यशस्वी जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ का अनुरोध करता हूँ कि आज के शुभ अवसर पर हम सभी जनों को अपना आदेश प्रदान करने की इच्छा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी महोत्सव के अवसर पर आयोजित आज के इस समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन अभी यहां प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और संपूर्ण भारत में इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय शिव प्रकाश जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, इस कार्य प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्री संजय राय जी, आज के इस कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए विभिन्न आयोग और बोर्डों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों के उपस्थित महानुभाव और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए लोक माता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। रामचरितमानस में बहुत अच्छी चौपाई है कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आप अनुमान कर सकते हैं, जहां सद्बुद्धि है, जहां सदाचार है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का वास उसी रूप में है।